हेलो एवरीबॉडी। क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी के लेसन नंबर 3 के पोएम सेक्शन के पहले पार्ट, जिसका अंदर हमने इसके जो पोएम है पेपर बोट, उसके एक्सप्लेनेशन को समझ लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन को। और इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बैक ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो। यहाँ पर जो पोएम दे रखी है उसकी समरी को अंदर से आप कंप्लीट कीजिए। इसके जो कोष्टक दे रखे हैं उनके अंदर शब्दों को चुन करके। द पोएट सेंड पेपर बोट्स डाउन अ, यहाँ पर पोएट जो है वह पेपर बोट को डाउन भेजता है। क्या कर दे, कहाँ पर? स्ट्रीम। स्ट्रीम यहाँ पर आएगा। ईच डे राइटिंग हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज, यहाँ पर विलेज को भरेंगे हम लोग। ऑन देम ही होप्स दैट समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड, जो अजनबी जगह है वहाँ पर, विल फाइंड दैम एंड नो हु ही इज। द पोएट फिल इज बॉट विथ शुइली, यहाँ पर शिशुली जो फूल होते हैं इनको बेचता है वह। फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन होपिंग दैम विल बी सेफली कैरीड टू अनदर लैंड एट नाइट, वह नाइट में वह बिल्कुल सेफली वहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसा वह सोचता है। As he launches his boats, he imagines that the clouds in the sky are like friends. यहाँ पर clouds को भरेंगे, जो उसके दोस्त की तरह वहाँ पर क्या करेंगे? रेसिंग विथ हिज बोट्स, उसके बोट के साथ में वो रेसिंग करेंगे। At night he dreams that his paper boats continue to float under the midnight star. यहाँ पर float का भरा जाएगा। With the fairies of sleep selling in them their basket full of dreams. उसके जो यात्रा की जो उसकी जो स्वप्न हैं वह भरे हुए रहेंगे। फेरीज जो परियां हैं वह उसके सपनों को भरेंगी। अगला सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द थीम ऑफ द पोएम इज, यहाँ जो पोएम है उसकी थीम है क्या है? इनोसेंस, इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, प्लेफुलनेस और ट्रैवल। तो इनमें से हम लोग देखते हैं, पहली इनोसेंस भी है, इमेजिनेशन सेकंड भी है और चौथी नंबर की प्लेफुलनेस। ये तीनों जो ऑप्शन हैं वह आपके चौथे नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो इसको हम राइट करेंगे, क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वह ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। तो देखते हैं हम लोग। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज नेचुरल, यहाँ पर जो पोएम की जो सेटिंग है वह नेचुरल है। आउटडोर एनवायरनमेंट, और बाहर का एनवायरनमेंट जो इसके बारे में है, तो हम लोग इसको मानेंगे कि यह बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में शब्द रखे हैं उनमें से चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। द टोन इज, ये जो कविता की जो टोन है वह कैसी है? तो हम लोगों ने देखा है कि यह जेंटल एंड विशफुल है। एंड द मूड इज, और मूड कैसा है? तो वह थॉटफुल है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। इस पोएम के अंदर से उन लाइनों को चुन करके बताइए जिस जो अलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए हमारे सामने वर्ड था डे बाय डे, अर्थात यहाँ पर डी शब्द जो है वह रिपीट किया गया था, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमने दिया है। अगला है बिग ब्लैक लेटर्स, यहाँ पर बी शब्द जो है वह रिपीट किया गया था, तो यह एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर आंसर ग्रुप में लिख सकते हैं। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड आपको चूज़ करना है, पहला है द रिपीटेशन ऑफ वर्ड। रिपीटेशन ऑफ वर्ड में डे बाय डे एंड वन बाय वन एम्फेसाइजेज द पैसेज ऑफ टाइम, यह जो समय के बारे में बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द पोएट यूजेज इमेजरी लाइक, यहाँ पर कवि जो है वह अपनी कल्पना को प्रयोग करता है, जैसे रनिंग स्ट्रीम, बहता हुआ पानी, एंड वाइड बल्किंग सेल्स, सफ़ेद जो कुलाचे मारते हुए या ऊंची उठते हुए सेल्स जो है यहाँ पर बताया गया है। टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर्स, वह उसके क्रिएटर माइंड में जो रीडर के अंदर क्रिएट करता है। अगला सातवां क्वेश्चन है, मैच द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 1 विथ व्हाट दैट सिंबलाइजेज इन कॉलम 2। कॉलम को मैच कराना है, कॉलम पहले के अंदर कॉलम दूसरे में जो है शब्द उनसे मैच कराना है। पहला है द चाइल्ड्स इनोसेंस ड्रीम्स
हॉप्स एंड मैसेज सेंट आउट इनटू द वर्ल्ड। इसको हम लोग पेपर बोट से मिलान कर सकते हैं, अर्थात पेपर बोट जो है वह उसके छोटे बच्चा जो होता है उसकी नादानी, उसके स्वप्न, उसकी आशाएं, उसके संदेश भेजना, इन सबको इस दुनिया के अंदर जो शब्द हैं वह बताते हैं। अगला है प्योरिटी, ब्यूटी एंड द स्टार्ट ऑफ न्यू डे, अर्थात एक पवित्रता, सुंदरता और नए दिन की शुरुआत को बताते हैं। शिवली जो फ्लावर्स होते हैं उनके साथ में इसको मैच करा सकते हैं। अगला जो है थर्ड, द वास्ट यूनिवर्स एंड द चाइल्ड्स ड्रीम्स कंटिन्यूइंग थ्रू द नाइट, एक विशाल ब्रह्मांड और बच्चों के स्वप्न जो कंटिन्यू नाइट, पूरी रात होते हैं, ये बताते हैं मिडनाइट स्टार, अर्थात रात्रि के जो तारे हैं उनके साथ इसको मैच किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर सेलिंग इन दैम एंड द लेडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। यहाँ इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मोस्ट लाइकली टू बी स्पीकर्स एज पर द एक्सट्रैक्ट। यहाँ जो कविता के अंदर कवि के द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं उनको व्यक्त करने वाले चित्र में कौन सा आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो हम लोगों को जो हाथों पे अपने सिर को रख करके स्वप्न देखना, यह जो चित्र है वह एक प्रकार से इन बातों को बताने वाला है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है What can be inferred about the speaker's feeling when night comes? जब रात आती है तो उसके बारे में यहाँ पर स्वप्न या कहने वाला जो है वह क्या सोचता है या किस बारे में बात करता है, यहाँ किस बात को बताया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पीकर्स फील्स पीसफुल, यहाँ पर स्पीकर जो है वो पीसफुल महसूस करता है, शांत महसूस करता है, स्लीपी एंड डीपली इमेजिनेटिव, और बहुत ही नींद में और बहुत ही काल्पनिक कल्पना में डूबा हुआ। इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ द डार्क, वह अंधेरे से डरने वाला नहीं है, उस डरने के बजाय वह स्वप्न देखना, आशाएं रखना और कल्पनाएं करना इसमें खोया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बीइंग आर द फेरीज ऑफ स्लीप इमेजिन्ड एज। यहाँ पर जो परियों के स्वप्न किस रूप में, कल्पना के रूप में बताए गए हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। तो हम बता सकते हैं जेंटल ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं उनमें से चुन करके ब्लैंक के अंदर पढ़ना है। द फ्रेज लेडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे जो शब्द है लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, अब सपनों को पूरे बास्केट को भरा हुआ है इस शब्द में। यहाँ पर सजेस्ट दैट द स्पीकर इमेजिन्स, यहाँ पर जो स्पीकर है वह सजेस्ट कर रहा है इस कल्पना को। द फेरीज ऑफ स्लीप्स केयरफुली, जो फेरीज हैं, जो परियां हैं, वो सपने में आकर के क्या करती हैं, इन देयर बास्केट कैरिंग हिज ड्रीम्स, वह उसके सपनों को लेके जाती हैं। इन शब्दों को यहाँ पर उपयुक्त माना जा सकता है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन जिसका अंदर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोट्स। आप क्यों सोचते हैं या ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो कवि है वह जो पेपर बोट है उसके ऊपर अपना नाम लिखने से क्या करना चाहता था। तो यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं क्यों लिखता है वो, बिकॉज ही होप्स दे विल फ्लोट टू डिस्टेंट। वह इसलिए लिखता है नाम क्योंकि वो सोचता है कि उसका जो नाम है वह दूर तक यात्रा करते हुए जाएगा, अननोन प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर, अनजान जगहों पर। ही वांट्स हूएवर फाइंड्स देम इन दैट स्ट्रेंज लैंड, जो कोई भी इस बोट को प्राप्त करेगा उस अनजान जगह पर, टू नो हु ही इज़, वो उसको जानेगा कि वह कौन है, एंड वेयर ही लिव्स, और वह कहाँ रहता है उसके बारे में समझेगा या समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट टॉक्स अबाउट द इमेजिनेशन of a child, support these view with example from the poem। यहाँ पर कवि जो है वह बच्चे की कल्पनाशीलता के बारे में बात करता है। इस विचार के बारे में अपने कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो हम कह सकते हैं बिलीविंग दैट
द क्लाउड इन द स्काई आर रनिंग अ रेस विथ हिज पेपर बोट्स। यहाँ पर बच्चे की कल्पना के अंदर हमने देखा था कि वह विश्वास करता है कि जो क्लाउड्स हैं स्काई के अंदर वह उस पेपर बोट के साथ रेस कर रहे हैं। यह उसकी पहली कल्पना थी। दूसरी थी इमेजिनिंग दैट द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर फिजिकली सेलिंग इनसाइड हिज पेपर बोट्स। वह जो फेरीज जो हैं वह उसकी पेपर बोट के अंदर उसकी यात्राएं कर रही हैं, इसकी वह कल्पना करता है। और अगला है बिलीविंग दैट श्यूली flowers loaded onto the boats will bloom safely at the night in the distant land। वह कल्पना करता है या विश्वास करता है इस बात के ऊपर कि जो उसके शिवली जो फ्लावर्स हैं वह उस बोट के अंदर जो भरे गए हैं वह सेफली ब्लूम करेंगे उस रात तक भी, जब तक वह दूर तक उस जगह पर उतारे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू मेक द पोएम मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ जो कवि है वह इस कविता को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस प्रकार से इमेजिनेशन और रियलिटी को साथ में लाता है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं द पोएट एंकर्स द पोएम इन ए रियलिस्टिक डेली एक्टिविटी। यहाँ जो कवि है वह अपनी जो पोएम है उसके अंदर रियलिस्टिकिटी और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको अपने साथ इस कविता के अंदर जोड़ता है। और ही देन ब्लेंड दिस विथ द फैंटेसी, और इसके साथ वह कल्पना को जोड़ता है बाय प्रोजेक्टिंग अ चाइल्ड्स इनर थॉट ऑन टू नेचर। और कवि जो है वह इस प्रकृति के साथ उस बच्चे की जो इनर थॉट्स हैं उनको वह प्रोजेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट करता है, प्रस्तुत करता है। अब हमारे सामने लेट अस लर्न के नाम से जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है द पोएट हैज़ यूज्ड फ्रेजेस लाइक ब्लूम ऑफ द डॉन एंड द फेरीज ऑफ स्लीप्स in the poem. In the same way, we can create phrases. Now select words from the column 1 and column 2 and combine them with of. Write as many phrases as possible in column 3. An example has been done for you. यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल करके रखा हुआ है, उसके अनुसार आपको अगले जो कॉलम एक और कॉलम 2 को मिला करके कॉलम 3 के अंदर क्रिएट करना है। तो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। देखिए पहला, इसके अंदर आपके सामने दे रखा है विंग्स के साथ में द बर्ड्स दे रखे हैं, तो यह द बर्ड्स बजाय यहाँ पे जोड़ सकते हैं हमको विंग्स ऑफ द विंड, अर्थात विंग्स ऑफ द विंड एक कंबाइंड शब्द होगा इसका। अगला जो है वेव्स, इसको हम जोड़ेंगे ओशन के साथ में, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ओशन, तो हम बनाएंगे वेव्स ऑफ द ओशन। थर्ड है ड्रीम्स, और इसको ड्रीम्स को जोड़ा जाएगा चिल्ड्रन के साथ में, तो बनेगा ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन। अगला है सॉन्ग्स, सॉन्ग्स को हम जोड़ेंगे बर्ड्स के साथ में, सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स। अगला है ग्लिमर, ग्लिमर को जोड़ेंगे स्टार्स के साथ में, ग्लिमर्स ऑफ द स्टार्स। अगला है क्राइज, क्राइज को हम जोड़ेंगे चिल्ड्रन के साथ में, क्राइज ऑफ द चिल्ड्रन। अगला है टीयर्स, टीयर्स भी जुड़ेगा रैन के साथ में, टीयर्स ऑफ द रैन। अगला है रोर्स, रोर्स जुड़ेगा थंडर के साथ में, रोर ऑफ द थंडर। और अगला है शेडो, शेडो जुड़ेंगे इवनिंग के साथ में, शेडो ऑफ द इवनिंग। तो इस प्रकार से आपके सामने यह जो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करा करके अगला फ्रेज बना करके दिया गया है। अब हमारा सी का पार्ट सेकंड क्वेश्चन है द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक डॉन, नाइट एंड मिडनाइट टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। यहाँ पर जो कवि है वह डॉन, नाइट और मिडनाइट जैसे शब्दों को अलग अलग पार्ट ऑफ द डे को बताने के लिए व्यक्त करता है। द बॉक्स गिवन बिलो हैज़ सम मोर वर्ड्स, यहाँ पे कुछ और शब्द दे रखे हैं। राइट द वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, जो इसका अप्रोप्रिएट कॉलम है उसके अंदर इनको राइट करना है। जो शब्द दे रखे हैं बॉक्स के अंदर उनमें से चुन करके ही आपको इसके अंदर फिलअप करना है। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मॉर्निंग के शब्द, आफ्टरनून के, इवनिंग के और नाइट के कौन कौन से शब्द हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि सनराइज यह मॉर्निंग का है, डे ब्रेक, सनअप और फॉरनून यह शब्द हम लोग मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टरनून के लिए हमारा शब्द हैं नून, नून टाइम, नून डे और मिड डे। वैसे ही इवनिंग के लिए शब्द हमारे हैं ट्वाइलाइट, डस्क, नाइटफॉल, सनसेट और सनडाउन। और नाइट के लिए हमारे शब्द होते हैं मिडनाइट और नाइट टाइम। यह शब्द इन डे ऑफ द टाइम को बताते हैं। क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विथ देयर अपोजिट इन कॉलम 2। कॉलम 1 के अपोजिट
कॉलम 2 में हैं उनको मैच कराना है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारे सामने 6 शब्द दे रखे हैं कॉलम 1 के अंदर और 6 जो आंसर दे रखे हैं कॉलम 2 के अंदर, उनको कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजनबी, तो इसका हम लोग मैच कराएंगे ऑर्डिनरी से। ऑर्डिनरी जो है वह इसका अपोजिट होगा। डॉन यानी प्रातःकाल जो होता है उसका हम लोग सायंकाल का अर्थ होता है डस्क, तो डस्क से मैच होगा। अगला है लॉन्च। लॉन्च का अर्थ होता है किसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाना, इसका अर्थ विपरीत होगा हाल्ट, स्थिर कर देना किसी को। अगला है बल्गिंग। बल्गिंग का अपोजिट होगा श्रिंकिंग। और फ्लॉट का अपोजिट होगा सिंक। और लेडिंग का अपोजिट होगा एम्प्टिंग। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन को हमने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग जो भी इसके अंदर नए हैं वो इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।